कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2 और अध्याय का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक महत्वपूर्ण अध्याय है। तो आज हम इसी अध्याय के एक दल के प्रभुत्व के दौर के पाठ्य पुस्तक आधारित अभ्यास के प्रश्न जिनको हम कहते हैं उनको करेंगे और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो सकते हैं उनको हल करेंगे। पिछले 1-2 साल से देखा गया है कि परीक्षा में जो अभ्यास की पुस्तक है या पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है वो ही ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि सही विकल्प को चुनकर खाली जगह को भरें। और इसमें क नंबर पर पूछा गया है कि 1952 के पहले आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ खालिस्तान के लिए भी चुनाव करवाए गए थे और खालिस्तान में भरने के लिए दिया गया है भारत के राष्ट्रपति पद, राज्य विधानसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री। तो सही जो उत्तर है इनमें से वो राज्य विधानसभा है। लोकसभा के साथ साथ राज्य विधानसभाओं के भी चुनाव करवाए गए थे। ख नंबर पर पूछा गया है खालिस्तान लोकसभा के पहले आम चुनाव में 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही और ऑप्शन दे रखे हैं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। तो उत्तर है इसका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पहले आम चुनाव में 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही थी। और ग है खालिस्तान है पहले ही दे रखा है। स्वतंत्र पार्टी का एक निर्देशक सिद्धांत था और ऑप्शन दे रखे हैं कामगार तबके का हित, रियासतों का बचाव, राज्य के नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था और संघ के भीतर राज्यों की स्वायत्ता। तो सही जो उत्तर है इनमें से वो है राज्य के नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था। प्रश्न नंबर 2 की अगर हम बात करें तो 2 में पूछा गया है कि यहां 2 सूचियां दी गई हैं। पहले में नेताओं के नाम दर्ज हैं और दूसरे में दलों के नाम। दोनों सूचियों में मेल बैठाएं। तो क ख ग दे रखी है और इधर 1 2 3 दे रखे हैं। क है S.A. डांगे, ख है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ग है मीनू मसानी और घ है अशोक मेहता। तो जो क का सही जवाब है वो 4 है। भारतीय कम्युनिस्ट S.A. डांगे जो थे वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता थे। ख है, ख का पहला है, ख पर दे रखा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। ग है, ग पर दिया गया है मीनू मसानी और ग का जो दे रखा है वो सही उत्तर है उसका 2 नंबर पर, स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख नेता थे। और घ है अशोक मेहता। अशोक मेहता जो है वो तीसरे नंबर वाले आएंगे। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, बाद में उन्होंने अपनी सोशलिस्ट पार्टी से अलग होकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बना ली थी। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की ये नेता थे। प्रश्न नंबर 3 है कि एकल पार्टी के प्रभुत्व के बारे में यहां 4 बयान लिखे गए हैं। प्रत्येक के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाएं, लिखना है। तो पहले नंबर पर क नंबर पर पूछा गया है कि विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव एकल पार्टी प्रभुत्व का कारण था। ये सही है बिल्कुल, क्योंकि कोई भी मजबूत राजनीतिक पार्टी नहीं थी जो एक दल की प्रभुत्व को चुनौती दे सके। उसके बाद ख है कि जनमत की कमजोरी के कारण एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ। ये गलत है, जनमत की कमजोरी के कारण नहीं हुआ बल्कि ये। तो इसका जो सही उत्तर है वो गलत है, ये गलत आएगा इसका। और ग नंबर पर पूछा गया है कि एकल पार्टी प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से है। यह भी सही है, क्योंकि शुरू से ही भारत में 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से है, तो शुरू से पार्टी बनी हुई थी, इसलिए ये सही है। और घ पर पूछा गया है कि एकल पार्टी प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव की झलक मिलती है। ये गलत है, लोकतांत्रिक आदर्शों की कोई कमी नहीं रही। समय समय पर जब भी समय समय पर चुनाव करवाए गए और सभी दलों को चुनाव में भाग लेने का अवसर दिया गया। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, ये गलत है। प्रश्न नंबर 4 है, पूछा गया है कि अगर पहले आम चुनाव के बाद भारतीय जनसंघ अथवा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी होती तो किन मामलों में इस सरकार ने अलग नीति अपनाई होती। पूछा गया है कि दोनों में से, अगर भारतीय जनसंघ की सरकार बनती है फिर भारतीय
कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी होती तो किन मामलों में इस सरकार ने अलग नीति अपनाई होती। इन दोनों दलों द्वारा अपनाई गई नीतियों के बारे में 3 अंतरों का उल्लेख करो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हम कह सकते हैं कि अगर भारतीय जनसंघ की सरकार बनती केंद्र स्तर पर, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन अगर भारतीय जनसंघ की सरकार बनती तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि यह पार्टी अंग्रेजी की जगह हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाती। दूसरा, पाकिस्तान को भारत में मिलाने का प्रयास करती। और तीसरे नंबर पर है अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली रियायतों को बंद कर देती। और चौथे नंबर पर है कि भारत को परमाणु हथियार संपन्न देश बनाती। और पांचवें पर है कि पूरे देश में एक संस्कृति को लागू करती। और यदि हम दूसरी तरह से सोचें कि यदि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती तो हम कह सकते हैं कि किसी भी भाषा का समर्थन नहीं करती। दूसरा, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी है तो मजदूरों और किसानों के हितों के लिए काम करती। तीसरा है काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाती। और चौथा है अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली रियायतों को जारी रखती। तो हर पार्टी का अपना अलग विचारधारा होती है, अलग सोच होती है। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि कांग्रेस किन अर्थों में एक विचारात्मक गठबंधन थी। किन अर्थों में एक विचारधारात्मक गठबंधन थी। कांग्रेस में मौजूद विभिन्न विचारधारात्मक उपस्थितियों का उल्लेख करें। तो किन अर्थों में पूछा गया है कि विचारधारात्मक गठबंधन थी। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। उस समय इसका उद्देश्य जनता और सरकार के बीच एक कड़ी का काम करना था। लेकिन धीरे धीरे इस पार्टी ने एक ऐसे वाहन का रूप धारण कर लिया जिस पर सभी धर्मों, जातियों और विचारों के लोग सवार हो गए। तो कांग्रेस में विभिन्न विचारधाराओं के लोग शामिल थे। जैसे कांग्रेस में गर्मपंथी, नरमपंथी, क्रांतिकारी, शांतिवादी, उदारवादी, दक्षिणपंथी, वामपंथी आदि सभी विचारों के लोग शामिल थे। वास्तव में यह पार्टी एक मंच की, एक स्टेज की तरह थी जिस पर विभिन्न विचारों के लोग इकट्ठा होते थे और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते थे। स्वतंत्रता के बाद भी कांग्रेस ने विभिन्न विचारों वाले इन लोगों को अपने साथ बनाए रखा और एक सफल गठबंधन कायम किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन थी। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि क्या एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ है। तो इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि एक दल के प्रभुत्व का अर्थ ऐसी व्यवस्था से है जिसमें अनेक राजनीतिक दलों के होते हुए भी केवल एक ही दल की प्रधानता बनी रहती है। इस व्यवस्था में अधिकांश मतदाता केवल एक ही दल को वोट देते हैं और वही दल सरकार बनाता है। भारत में लंबे समय तक अर्थात 1952 से लेकर 1967 तक एक ही दल अर्थात कांग्रेस का प्रभुत्व रहा है। लेकिन एकल पार्टी प्रभुत्व का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ है। अच्छा असर नहीं पड़ा है, खराब असर हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण कोई भी दूसरी पार्टी उस समय राजनीति में अपनी जगह नहीं बना पाई, जिसके कारण कांग्रेस को अपनी मनमानी करने का पूरा अवसर मिला। हालांकि विरोधी दल उस समय भी संसद और विधानसभाओं में कांग्रेस की आलोचना करते थे, लेकिन कांग्रेस के पास भारी बहुमत होने के कारण इस आलोचना का कांग्रेस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता था। तो हम कह सकते हैं कि भारत के लोकतांत्रिक चरित्र पर जो एक दल का प्रभुत्व रहा है वो खराब असर पड़ा है उस पर। प्रश्न नंबर 7 है कि समाजवादी दलों और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच के 3 अंतर बताइए। समाजवादी दलों और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच के 3 अंतर बताइए। इसी तरह भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के बीच के 3 अंतरों का भी उल्लेख करो। 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। पहला समाजवादी दलों और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच अंतर पूछे गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि समाजवादी दलों और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच के 3 अंतर जो हैं, पहले नंबर पर कह सकते हैं कि समाजवादी दल लोकतांत्रिक समाजवाद में विश्वास करता था, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी क्रांतिकारी समाजवाद में विश्वास करती थी, अर्थात क्रांतिकारी साधनों के द्वारा समाजवाद की स्थापना करना चाहती थी।
दूसरे नंबर पर हम कह सकते हैं कि समाजवादी दल पूंजीपतियों का विरोध नहीं करते, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी पूंजीपतियों का विरोध करती है। और तीसरा है, समाजवादी दल में उदारवादी नेता शामिल थे, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी में क्रांतिकारी नेता शामिल थे। दूसरे नंबर पर प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के बीच अंतर बताने हैं। तो पहले नंबर पर कह सकते हैं कि भारतीय जनसंघ एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र की विचारधारा को मानती थी, जबकि स्वतंत्र पार्टी इस प्रकार की विचारधारा को नहीं मानती थी। दूसरे नंबर पर है कि भारतीय जनसंघ हिंदू धर्म का समर्थन करती थी, जबकि स्वतंत्र पार्टी धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में थी। और तीसरे नंबर पर है कि भारतीय जनसंघ भारत और पाकिस्तान को मिलाकर अखंड भारत का निर्माण करना चाहती थी, जबकि स्वतंत्र पार्टी इस प्रकार के अखंड भारत को व्यवहारिक नहीं मानती थी, प्रैक्टिकल नहीं मानती थी। प्रश्न नंबर 8 है कि भारत और मेक्सिको दोनों ही देशों में एक खास समय तक एक पार्टी का प्रभुत्व रहा है। बताइए कि मेक्सिको में स्थापित एक पार्टी का प्रभुत्व कैसे भारत के एक पार्टी के प्रभुत्व से अलग था। तो मेक्सिको और भारत के बारे में पूछा गया है कि दोनों देशों में एक दल का प्रभुत्व लंबे समय तक रहा है। तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि मेक्सिको अमेरिका के दक्षिण में एक देश है। यह देश 1930 में स्वतंत्र हुआ था और यहां वर्ष 2000 तक राष्ट्रपति पद के लिए जितने भी चुनाव हुए उन सभी में एक ही पार्टी, और पार्टी का नाम था इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, उसको पीआरआई कहते थे। तो यहां जितने भी चुनाव हुए 2000 तक, 1930 में स्वतंत्र हुआ देश, राष्ट्रपति पद के लिए जितने चुनाव उन सभी में एक ही पार्टी इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी और छोटा नाम है पीआरआई की जीत होती रही। यहां विपक्षी दल थे लेकिन और वे चुनाव में भाग भी लेते थे, लेकिन उन्हें कभी भी जीत हासिल नहीं हुई। इसका कारण यह था कि चुनाव जीतने के लिए पीआरआई, जिसका छोटा नाम हमने बताया, पूरा नाम है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, तो चुनाव जीतने के लिए पीआरआई तरह तरह के हथकंडे अपनाती थी। जैसे क्या क्या करती थी? नंबर 1 पर हम कह सकते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पीआरआई की बैठकों में भाग लेना या पीआरआई की बैठकों में जाना जरूरी था। दूसरा है, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अध्यापकों के लिए यह जरूरी था, सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए यह जरूरी था कि वे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बताएं कि उनके मां बाप पीआरआई को ही वोट दे, यानी कि वो बच्चों को बताना उनके लिए जरूरी था। और तीसरा है कि मीडिया द्वारा सरकार का गुणगान किया जाता था तथा विपक्षी दलों की आलोचना की जाती थी ताकि जनता में उनकी बुरी छवि बने। और चौथा है, कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को बदल दिया जाता था ताकि लोग वोट ही न डाल सके। तो मेक्सिको के उदाहरण से हमें पता चलता है कि वहां एक दल का शासन जबरदस्ती स्थापित किया गया था, लेकिन दूसरी ओर भारत में एक दल का प्रभुत्व लोकतंत्र के अंदर स्थापित हुआ है। जैसे यहां समय पर चुनाव करवाए गए हैं, चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है। इन सब बातों के होते हुए भी कांग्रेस एक के बाद एक होने वाले चुनाव जीतती चली गई और अपनी सरकार बनाती चली गई। दोनों में अंतर है, हमारे यहां जबरदस्ती शासन स्थापित नहीं किया गया है। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में लोकतंत्र की स्थापना करना कैसे एक चुनौती था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में लोकतंत्र की स्थापना करना कैसे एक चुनौती था। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उसमें देश में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करने की बात कही गई थी, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करने के लिए चुनाव करवाना जरूरी था। अतः देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जनवरी 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना की गई और सुकुमार सेन को देश का पहला चुनाव आयुक्त बनाया गया। शुरू में यह लगा कि देश का पहला आम चुनाव 1950 में ही बड़ी आसानी से करवा लिया जाएगा, लेकिन बाद में यह महसूस किया गया कि भारत जैसे देश में
चुनाव करवाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि उस समय तक ना तो चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन किया गया था और ना ही मतदाता सूचियां तैयार की गई थी, और इन दोनों कामों में समय लगना जरूरी था। इसलिए भारत जैसे देश में लोकतंत्र को सफल बनाना एक मुश्किल काम था, क्योंकि लोकतंत्र तभी सफल हो सकता था जब मतदाता पढ़ा लिखा हो और वह अपने धर्म और जाति से ऊपर उठकर मतदान करे। इसके अलावा उस समय भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली को अपनाया गया था, जिसके द्वारा देश के प्रत्येक स्त्री पुरुष को वोट देने का अधिकार दिया गया था, जबकि उस समय तक यूरोप के बहुत से देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। अतः उस समय महिलाओं को वोट देने का अधिकार देना एक जोखिम भरा काम था। इसलिए पहले आम चुनाव को इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि किस चुनाव को इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा जाता है। पहले आम चुनाव को इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा जाता है। इसी में से एक प्रश्न निकला है, प्रश्न नंबर 10, और 10 में पूछा गया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली क्या है। 2 नंबर में प्रश्न आ जाता है आमतौर पर। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली से अभिप्राय उस प्रणाली से है जिसमें देश के प्रत्येक स्त्री पुरुष को एक निश्चित आयु पूरी करने पर वोट देने का अधिकार होता है। उसको हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि पहले 3 आम चुनाव का संक्षिप्त में वर्णन करना है कि क्या क्या हुआ, किन कौन सी पार्टी जीती। पहले 3 आम चुनाव का संक्षिप्त वर्णन करो। तो पहला आम चुनाव की अगर हम बात करें तो पहला आम चुनाव अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक करवाया गया था। क्योंकि देश के ज्यादातर हिस्सों में चुनाव 1952 में करवाए गए थे, इसलिए इसे 1952 का आम चुनाव कहते हैं। जब पहले आम चुनाव के चुनाव परिणाम सामने आए तो यह बात हर जगह मानी गई कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को अच्छी तरह से अंजाम दिया था। हारने वाले उम्मीदवारों ने भी इस बात को माना कि चुनाव निष्पक्ष हुए थे। इसलिए 1952 के चुनाव को पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है, क्योंकि इसने यह सिद्ध कर दिया था कि चुनाव गरीबी और अनपढ़ता के माहौल में भी करवाए जा सकते हैं। पहले आम चुनाव की अगर हम चुनाव परिणाम की बात करें तो 1952 के पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी सफलता मिली। उसे लोकसभा की 489 सीटों में से 364 सीटें मिली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही और उसे 16 सीटें मिली। लोकसभा के चुनाव के साथ राज्य विधानसभाओं के भी चुनाव करवाए गए थे। राज्य विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को भारी सफलता मिली। अतः यह कहा जा सकता है कि पहले आम चुनाव के बाद पूरे देश में कांग्रेस का शासन स्थापित हुआ। दूसरा आम चुनाव की अगर हम बात करें 1957 में हुआ। दूसरे आम चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को भारी सफलता मिली। उसे लोकसभा की 494 यानी 494 सीटें हो गई थी यहां पर। तो उसे लोकसभा की 494 सीटों में से 371 सीटें मिली। अब की बार भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही और उसे 27 सीटें मिली। तीसरा आम चुनाव की अगर हम बात करें, जो तीसरा आम चुनाव हुआ वो 1962 में हुआ। इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को भारी सफलता मिली। उसे लोकसभा की 494 सीटों में से 361 सीटें मिली और अब की बार भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही और उसे 29 सीटें मिली। तो पहले 3 आम चुनाव के परिणाम देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस ने भारी बहुमत प्राप्त करके अपनी प्रभुता स्थापित की। इसलिए रजनी कोठारी ने 1952 से 1967 तक के काल को एक दल के प्रभुता का युग कहा है। रजनी कोठारी ने 1952 से 1967 तक के काल को एक दल की प्रभुता का युग कहा है। जोया हसन ने 1952 से 1967 तक के काल को
कांग्रेस प्रणाली या कांग्रेस व्यवस्था का नाम दिया है। 1952 से 1967 तक के काल को कांग्रेस प्रणाली या कांग्रेस व्यवस्था का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इन चुनावों में अनेक दलों के होते हुए भी कांग्रेस ने अपनी प्रभुता स्थापित की। प्रश्न नंबर 12 है कि केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत पर नोट लिखो। एक बड़ी घटना है ये भी, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत। तो 1957 के दूसरे आम चुनाव में केरल में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। वहां विधानसभा के चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 126 सीटों में से 60 सीटें मिली। इस पार्टी ने 5 आजाद उम्मीदवारों की सहायता से केरल में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई और ईएमएस नंबूदिरीपाद केरल के पहले कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री बने। ये याद रखनी है कि केरल के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने, ईएमएस नंबूदिरीपाद। दुनिया में यह पहला अवसर था जब एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक तरीके से बनी थी। सत्ता में आने के बाद इस सरकार ने राज्य में कई कल्याणकारी नीतियों को लागू किया, लेकिन राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं थी। इसलिए कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। 1959 में केंद्र सरकार ने धारा 356 के तहत केरल में कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। जनता द्वारा चुनी गई सरकार को बर्खास्त करने का यह पहला उदाहरण था। 1960 में केरल में मध्यावधि चुनाव हुए और वहां कांग्रेस की सरकार बनी, फिर से वहां कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई। तो एक बड़ी घटना थी कि केरल में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। प्रश्न नंबर 13 है कि पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस की प्रभुता या प्रधानता के क्या कारण थे, कि क्यों लोग कांग्रेस को ही वोट देते थे पहले 3 आम चुनाव तक। तो इसके कई कारण हैं। उसमें पहला है कि देश को आजाद करवाने में योगदान। कांग्रेस ने देश को आजाद करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देश को आजाद करवाने के लिए इस दल के नेताओं ने जेलों में जो कष्ट सहे थे, उसके कारण यह दल जनता में लोकप्रिय बन गया था और इसी लोकप्रियता के कारण जनता पहले 3 आम चुनाव तक कांग्रेस को वोट देती रही। दूसरा कारण है राष्ट्रव्यापी संगठन था जो कांग्रेस थी। कांग्रेस के पास गांव-गांव और शहर-शहर तक फैला एक व्यवस्थित संगठन था, सिस्टमैटिक संगठन था। इस संगठन में सबकी बात सुनी जाती थी। इसके अलावा कांग्रेस में कर्मठ कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाता था। ये कार्यकर्ता तन मन से पार्टी की सेवा करते थे। यह बात भी पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस के जीतने का कारण बनी। और चौथा कारण है व्यापक जनाधार। कांग्रेस में सभी धर्मों, जातियों और विचारों के लोग शामिल थे। देश के आजाद होने के बाद भी ये लोग कांग्रेस से जुड़े रहे और चुनाव में कांग्रेस को ही वोट देते रहे। चौथा है योग्य नेतृत्व। पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, लाल बहादुर शास्त्री जैसे महान नेताओं ने किया था। ये वे नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था और अनेक कष्ट सहकर देश को आजाद करवाया था। ये नेता अच्छी छवि वाले थे, अतः लोगों ने इन नेताओं से प्रभावित होकर भी कांग्रेस को वोट दिए। 5वां कारण है साधारण बहुमत प्रणाली को अपनाना। इसे सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने वाले की जीत प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली में जिस उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवारों से ज्यादा वोट प्राप्त होते हैं उसे जीता हुआ मान लिया जाता है, भले ही हारने वाले उम्मीदवारों को उससे ज्यादा वोट क्यों ना मिले हो। कांग्रेस को इस प्रणाली का बहुत लाभ मिला। उदाहरण के लिए 1952 के चुनाव में कांग्रेस को केवल 45% वोट मिले, लेकिन फिर भी उसे सबसे ज्यादा सीटें मिली। और छठा कारण है कांग्रेस के जीतने का या कि दल की प्रभुता का, वो है स्थानीय विशिष्ट जनों का सहयोग। कांग्रेस ने स्थानीय स्तर पर बड़े लोगों, जिनको बिग मैन कहते हैं, बड़े लोगों को अपने नियंत्रण में कर रखा था। ये स्थानीय स्तर के बड़े लोग अपने क्षेत्र में अपनी जाति,
या धर्म में विशेष स्थान रखते थे और लोग उनके कहने पर ही वोट देते थे। तो जब तक ये स्थानीय बड़े लोग कांग्रेस में बने रहे तब तक इनके लोग इनके कहने पर कांग्रेस को ही वोट देते रहे। सातवां है, विरोधी दल कांग्रेस से निकले थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जितने भी विरोधी दल बने थे उनमें से ज्यादातर कांग्रेस से ही निकले थे। अतः लोगों ने उस समय कांग्रेस से अलग हुए दलों को वोट देने की अपेक्षा कांग्रेस को वोट देना ज्यादा अच्छा समझा। तो ये कांग्रेस की प्रभुता के कारण थे। प्रश्न नंबर 14 है कि भारत में राजनीतिक दलों का विकास या एक दलीय व्यवस्था का विकास कैसे हुआ। राजनीतिक दलों का विकास या एक दलीय या दलीय व्यवस्था का विकास कैसे हुआ। तो पहले राजनीतिक दल का अर्थ जानना जरूरी है, कई बार यह आ जाता है। तो राजनीतिक दल लोगों के उस संगठित समूह को कहते हैं जिनके एक जैसे राजनीतिक विचार होते हैं तथा जो शांतिपूर्ण तरीकों से सरकार पर नियंत्रण प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। भारत में राजनीतिक दलों के विकास की अगर हम बात करें तो भारत में राजनीतिक दलों के विकास को दो भागों में बांटा जा सकता है। उसमें पहले नंबर पर हम कहेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत में राजनीतिक दलों का विकास और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी 1947 के बाद भारत में राजनीतिक दलों का विकास। तो पहले वाले पॉइंट को लेते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत में राजनीतिक दलों का विकास। की स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत में कौन कौन से राजनीतिक दल बन चुके थे। तो भारत में राजनीतिक दलों का जन्म ब्रिटिश शासन काल में देश को अंग्रेजी शासन से आजाद करवाने के लिए एक आंदोलन के रूप में हुआ था। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमारे यहाँ जो राजनीतिक दल बने थे वो सरकार बनाने के लिए नहीं बने थे। राजनीतिक दलों का जन्म ब्रिटिश शासन काल में देश को अंग्रेजी शासन से आजाद करवाने के लिए एक आंदोलन के रूप में हुआ था। भारत का सबसे पहला राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था जिसका छोटा नाम कांग्रेस था। तो सबसे पहले कांग्रेस के बारे में जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका छोटा नाम हम कांग्रेस कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC है इसका पूरा नाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने की थी। यह एशिया का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय देश पर अंग्रेजों का राज था, इसलिए समाज का हर वर्ग देश को आजाद देखना चाहता था। अतः कांग्रेस की स्थापना के बाद समाज के सभी वर्गों के लोग अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर कांग्रेस में शामिल हो गए। इसलिए पामर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इसलिए पामर ने कांग्रेस को छतरी या छाता संगठन अम्ब्रेला कांग्रेस कहा है। छतरी संगठन का अर्थ यह है कि उस समय कांग्रेस ही एक ऐसा संगठन था जिसमें देश के सभी धर्मों, जातियों, समुदायों और विचारों के लोग शामिल थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कांग्रेस को सराय का नाम दिया था। उनका कहना था कि कांग्रेस ने सभी वर्गों के लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल रखे थे, इसलिए यह एक सराय थी जहां सभी वर्गों के लोग आकर ठहर सकते थे। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसने कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। उनका कहना था कि कांग्रेस की स्थापना देश को आजाद करवाने के लिए की गई थी। अब क्योंकि यह उद्देश्य पूरा हो गया है इसलिए स्वतंत्र भारत के नव निर्माण के लिए कांग्रेस को भंग करके एक नए संगठन की स्थापना की जानी चाहिए। लेकिन गांधी जी के इस विचार को स्वीकार नहीं किया गया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के शासन की बागडोर कांग्रेस को सौंप दी गई। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जो दूसरा राजनीतिक दल बना था वो था भारतीय साम्यवादी या फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI इसको कहते हैं। 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नवयुवकों का एक ऐसा समूह उत्पन्न हुआ जो इस दल की नीतियों से संतुष्ट नहीं था। इन नवयुवकों का मानना था कि देश की स्वतंत्रता प्रार्थना पत्रों से प्राप्त नहीं की जा सकती या प्रार्थना पत्रों से प्राप्त नहीं हो सकती, बल्कि क्रांतिकारी साधनों से प्राप्त की जा सकती है। 1917 में जब रूस में क्रांति हुई तो इस क्रांति का प्रभाव भारत के इन नवयुवकों पर भी पड़ा। इस क्रांति से प्रभावित होकर भारतीय युवकों ने अनेक संगठन बनाए
1924 में इनमें से कुछ संगठनों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ और इसी सम्मेलन में भारतीय साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना थी वो वास्तव में 1924 में हुई थी। 1964 में इस दल में फूट पड़ जाने के कारण यह दल दो भागों में बंट गया और एक बन गया इसमें से भारतीय साम्यवादी पार्टी सीपीआई और दूसरा बन गया भारतीय साम्यवादी पार्टी मार्क्सवादी। ए गोपालन, एस डांगे, ईएमएस नमूद्रीपाद, पीसी जोशी, अजय घोष और पी सुंदरैया इस पार्टी के प्रमुख नेता थे। ये प्रमुख नेता भी आपने याद रखने हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में राजनीतिक दलों का विकास। की देश की स्वतंत्रता के बाद भारत में कौन कौन से राजनीतिक दल अस्तित्व में आए, तो उसमें हम सबसे पहला नाम ले सकते हैं भारतीय जनसंघ का। भारतीय जनसंघ, जिसे आमतौर पर जनसंघ के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को की थी। वे इसके संस्थापक होने के साथ साथ अध्यक्ष भी थे। यह दल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राजनीतिक अंग था, मतलब राजनीति में भाग लेने वाला अंग था। दीनदयाल उपाध्याय इसके महासचिव थे। भारतीय जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र का विचार दिया। इसके अलावा इस दल ने यह भी विचार दिया कि भारत और पाकिस्तान को मिलाकर अखंड भारत की स्थापना की जाए। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की जड़ें भारतीय जनसंघ में शामिल है, ये आप जानते हैं। दूसरा जो दल था भारत में जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बना वो था सोशलिस्ट पार्टी। तो सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कांग्रेस के अंदर ही समाजवादी विचारधारा रखने वाले कुछ नेताओं ने 1948 में की थी। समाजवादी विचारधारा रखने वाले कुछ नेताओं ने 1948 में की थी। आचार्य नरेंद्र देव इस पार्टी के संस्थापक थे। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया, एस.एम. जोशी स्वतंत्र सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता थे। तीसरी पार्टी का नाम अगर हम ले तो वो है स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी के नाम से भी जाना जाता है इनको। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने अगस्त 1959 में की थी। आर्थिक मामलों पर इस पार्टी की स्वतंत्र अलग राय थी। इस पार्टी ने मुक्त अर्थव्यवस्था की वकालत की। इस पार्टी का मानना था कि सरकार को अर्थव्यवस्था में कम से कम दखलंदाजी करके निजी क्षेत्र को खुली छूट देनी चाहिए। इसके अलावा इस पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू की समाजवादी नीति और गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना की और अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाने की वकालत की। के.एम. जोशी, मीनू मसानी, एन.जी. रंगा स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख नेता थे। तो प्रमुख नेताओं के नाम आपने जरूर याद रखने हैं क्योंकि ये आमतौर पर परीक्षा में आते हैं। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है कि कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति अन्य देशों से कैसे अलग थी। तो एक दल के प्रभुत्व का अर्थ ऐसी व्यवस्था से है जिसमें अनेक राजनीतिक दलों के होते हुए भी केवल एक ही दल की प्रधानता बनी रहती है। इस व्यवस्था में अधिकांश मतदाता केवल एक ही दल को वोट देते हैं और वही दल सरकार बनाता है। भारत में लंबे समय तक 1952 से लेकर 1967 तक एक ही दल का प्रभुत्व रहा है, लेकिन भारत के अलावा दूसरे देशों में भी एक दल का प्रभुत्व रहा है, जैसे चीन, क्यूबा, सीरिया आदि। लेकिन भारत और दूसरे देशों के एक दल के प्रभुत्व में अंतर रहा है। और अंतर किस किस बात पर है? तो पहला है कि दूसरे देशों में एक दल का प्रभुत्व लोकतंत्र को समाप्त करके स्थापित किया गया है। जैसे इन देशों में समय पर चुनाव नहीं करवाए गए हैं, चुनाव में दूसरे राजनीतिक दलों को भाग लेने पर रोक लगाई गई। दूसरा नंबर पर हम कह सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर भारत में एक दल का प्रभुत्व लोकतंत्र के अंदर स्थापित हुआ है। जैसे यहां समय पर चुनाव करवाए गए हैं, चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है। इन सब बातों के होते हुए भी कांग्रेस एक के बाद एक होने वाले चुनाव जीतती चली गई। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है कि भारत में विपक्षी पार्टियों के उद्भव पर नोट लिखो, कैसे जन्म हुआ। तो पहले आम चुनाव में केवल कांग्रेस ही एकमात्र दल नहीं था जिसने चुनाव में भाग लिया था।
बल्कि और भी अनेक विपक्षी दल थे जिन्होंने जोर शोर से चुनाव में भाग लिया था। लेकिन यह अलग बात है कि चुनाव में उन्हें ज्यादा सीटें नहीं मिली थी। वास्तव में 1952 के पहले आम चुनाव में कांग्रेस के अलावा 7 अन्य राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था, जिनके नाम इस प्रकार है। तो कांग्रेस के अलावा है ये एकता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरे नंबर पर सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, चौथा है भारतीय मजदूर किसान मजदूर प्रजा पार्टी, हिंदू महासभा, छठे नंबर पर आरपीआई और 7वें नंबर पर थी राम राज्य पार्टी, आरआरपी इसको कहते थे। तो कई पार्टियों ने पहले चुनाव में भाग लिया था। प्रश्न नंबर 17 है कि क्या भारत में विरोधी दलों ने एक दल के प्रभुत्व के काल में अपनी भूमिका को ठीक प्रकार से निभाया? तो इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्य स्तर पर 1967 तक और केंद्र स्तर पर 1977 तक एक ही दल का प्रभुत्व बना रहा, यानी कि एक ही पार्टी की जीत होती रही। लेकिन एक दल के प्रभुत्व के दौर में भी विपक्षी दलों ने अपनी भूमिका को ठीक प्रकार से निभाया। इसे निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि विपक्षी दलों का एक महत्वपूर्ण कार्य सरकार की आलोचना करना होता है। यह आलोचना वे संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह करते हैं। एक दल के प्रभुत्व के काल में भी विरोधी दल समय समय पर सरकार की आलोचना करते रहे। दूसरे पर हम कह सकते हैं कि विरोधी दलों का दूसरा काम चुनावों में भाग लेना होता है। भारत में भी विरोधी दलों ने चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लिया है, चाहे उन्हें चुनाव में सफलता मिली या ना मिली। और तीसरे नंबर पर हम कह सकते हैं कि विरोधी दलों का काम केवल सरकार की आलोचना करना ही नहीं होता है, बल्कि विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में सरकार को सहयोग देना भी होता है। एक दल के प्रभुत्व के दौर में विरोधी दलों ने देश की समस्याओं को सुलझाने में सरकार को अपना पूरा सहयोग भी दिया है, फिर चाहे वह समस्या गरीबी और अनपढ़ता को दूर करने की थी या फिर बाहरी आक्रमणों से देश को बचाने की थी। प्रश्न नंबर 18 है, अंतिम प्रश्न है कि कांग्रेस किन अर्थों में एक सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन थी? दो बातें पूछी हुई है कि कैसे वो एक सामाजिक गठबंधन थी और कैसे वो एक विचारात्मक गठबंधन थी। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ये है में हुई थी। उस समय इसका उद्देश्य जनता और सरकार के बीच एक कड़ी का काम करना था। लेकिन धीरे धीरे इस पार्टी ने एक ऐसे वाहन का रूप धारण कर लिया जिस पर सभी धर्मों, जातियों और विचारों के लोग सवार हो गए। तो पहला पूछा गया है कि कांग्रेस कैसे, तो कांग्रेस एक सामाजिक गठबंधन के रूप में हम कह सकते हैं कि शुरू में कांग्रेस अंग्रेजी पढ़े लिखे, ऊंची जाति वाले और शहरी बुद्धिजीवियों का एक समूह था, जिनका उद्देश्य जनता और सरकार के बीच एक कड़ी का काम करना था। लेकिन बाद में इस पार्टी का सामाजिक आधार बढ़ना शुरू हुआ और इस पार्टी ने जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया और यह आम आदमी की पार्टी बन गई। इस पार्टी से किसान, उद्योगपति, शहरी, ग्रामीण, मजदूर, निम्न वर्गीय, मध्य वर्गीय और उच्च वर्गीय आदि सभी वर्गों के लोग जुड़ गए और इस पार्टी ने एक ऐसे सामाजिक गठबंधन का रूप धारण कर लिया जो भारत की विविधता का प्रतिनिधित्व करता था। दूसरा पूछा गया है कि कांग्रेस कैसे एक विचारात्मक गठबंधन थी? तो हम कह सकते हैं कांग्रेस एक विचारात्मक गठबंधन के रूप में, कांग्रेस में विभिन्न विचारधाराओं के लोग शामिल थे। जैसे कांग्रेस में गर्मपंथी, नरमपंथी, क्रांतिकारी, शांतिवादी, उदारवादी, दक्षिणपंथी, वामपंथी आदि सभी विचारों के लोग शामिल थे। वास्तव में यह पार्टी एक मंच की तरह थी जिस पर विभिन्न विचारों के लोग इकट्ठा होते थे और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते थे। स्वतंत्रता के बाद भी कांग्रेस ने विभिन्न विचारों वाले इन लोगों को अपने साथ बनाए रखा और एक सफल गठबंधन कायम किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो परीक्षा में या परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।